Our channel today we are going to discuss the most important topic, that is the why Napoleon is called the child of revolution and also the destroyer of the revolution. तो जो जो रेवोल्यूशंस के आइडिया में होके आए थे या फिर एनलाइटनमेंट के व्यू थे वो सभी नेपोलियन लोगों को दे रहा था और वो कहता भी था आई एम द रेवोल्यूशन. सो ये सब रेवोल्यूशंस के जो आइडिया लोगों को देता था, साथ ही में इस आइडिया को क्रब भी नेपोलियन करता था और सेंट्रलाइज पावर खुद के हाथों में एज ए किंग उसने रखी हुई थी. तो आज इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं. तो आइए चलते हैं. तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नेपोलियन ने कौन से लाए थे इस वीडियो में हम देख सकते हैं. तो इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, बर्थ राइट पे कोई किसी का अधिकार नहीं है, तो आप नोबेल लोगों में जन्मे हैं या नीचे तक के लोगों में जन्मे हैं, ऐसा कोई इसने भेदभाव नहीं करता था. और ये भी रिफॉर्म नेपोलियन ने लाया था. रिलीजियस को फ्रीडम ऑफ रिलीजियस देता था. ओके, ऑक्यूपेशन चॉइस करने की मुबा इसने दी रखी थी. ओके, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशनल, ऑफ कौन सा भी प्रोफेशनल आप चूज़ कर सकते हो, ये हमने देखा है. तो ये सब इक्वेलिटी बिफोर ऑफ लॉ, रिलीजियस फ्रीडम और चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ये सब दे रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ सेंट्रलाइज पावर कर रखा था नेपोलियन ने. तो सेंट्रलाइज पावर मतलब खुद के हाथों में सत्ता. जैसे हमने देखा था रेवोल्यूशन के जो व्यू थे कि लोगों के हाथों में सत्ता आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे हमें वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नेपोलियन के हाथों में ही सत्ता है. एक ही आदमी के पास सत्ता आ गई थी, पर वो रिफॉर्म्स ला रहा था. तो आगे हम देखते हैं तो इस पे ही उसने इसको ही क्रब करना चालू किया था. दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यू सिविल सर्विस का गठन किया गया था. ये न्यू सिविल सर्विस का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि वो नेपोलियन के प्रति लॉयल रहे. सिविल सर्विस पे कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नेपोलियन का मानना था. उसके बाद में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच पे भी उसने क्रब लाए थे. जैसे कि प्रेस में सिर्फ पॉजिटिव बातें बोली जाएगी, नेगेटिव बातें मेरे खिलाफ कुछ मत लिखना, कुछ मत बोलना, ऐसे नेपोलियन का मानना था. अगर हमें फ्रांस में स्टेबिलिटी चाहिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे क्रब लाना ज़रूरी था, ये नेपोलियन को पता था. और यहाँ पे एक ऐसा रूल था कि 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. ओके, या फिर वो इकट्ठा होने के बाद डिस्कस करेंगे तो बहुत इसको परेशानी हो जाएगी. तो 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे फ्रांस में तब के समय में. ये हमें देखने को मिलता है. तो ये लिबर्टी पे बड़ा हमला था लोगों के. तो ये हमें देखने को मिलता है कैसे इसने क्रब करना चालू कर दिया था. तो इकोनॉमी रिफॉर्म में हम देखते हैं तो बेटर टैक्स कलेक्शन का सिस्टम नेपोलियन ने लाया था. नेपोलियन मानता था कि अगर बेटर टैक्स कलेक्शन अगर हम करते हैं तो एज ए इकोनॉमी पावर फ्रांस उभर सकता है. तो उसने रेगुलेट करने के लिए और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आगे ना हो, इसलिए उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की एस्टेब्लिशमेंट किया गया था. ये हमें देखने को मिलता है. एक और कंट्रोवर्शियल इसमें इकोनॉमी रिफॉर्म में हम देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम है, तो वो हम आगे देखेंगे. उससे पहले हम एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या क्या लाए थे. ओके, नेपोलियन का एजुकेशन पे बहुत जोर था और वो उसको पता था कि सिविलाइज सिटीजन अगर क्रिएट करना हो तो एक एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसने यूनिवर्सिटी का भी गठन किया था और मिलिट्री स्टाइल स्कूल जो स्ट्रिक्ट स्कूल रहते हैं उसका भी गठन उसने किया था. और एक ही यूनिवर्सिटी फ्रांस का बड़ी सी यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, तो ताकि सभी लोग एक ही यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो सके. पॉलिटेक्निक, सेपरेट पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी उसने गठन किया था. ये हमें देखने को मिलता है. पर वुमेन के प्रति ज़्यादा कुछ इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं था, या फिर ज़्यादा लोग वुमन पे जोर नहीं दिया गया था. ये हमें देखने को मिलता है. यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक है. तो रिलीजियस रिफॉर्म भी बहुत सारे नेपोलियन के द्वारा लाए गए थे और इम्प्लीमेंट किया गया था. जब हमने देखा था क्लर्जी, हायर क्लर्जी और लोअर क्लर्जी, जो हायर क्लर्जी थे वो नोबल लोग थे. तो अभी बर्थ राइट पे नोबेल लोग नहीं होंगे, ऐसा नेपोलियन ने बोला था और ये क्लर्जी को एंड कर दिया गया था. और एक नेशनल चर्च का उदय होते हुए हम देख सकते हैं, जिसको सेपरेट इलेक्शन कंडक्ट किया जा सकता है. इससे कैथोलिक चर्च बहुत नाराज़ हो गया और ये कैथोलिक का इतना प्रभाव लोगों पे था कि ये लोगों को भड़का रहे थे और लोग भी इसको बहुत मानते थे. इसलिए लोगों में नेपोलियन के प्रति लोगों के प्रति नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई थी. तो यहाँ पे कॉन्कॉर्ड बोल के एक ट्रीटी साइन करता है
चर्च के साथ नेपोलियन 1801 में। तो ये फॉर्मल एग्रीमेंट रहता है जिससे फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का उदय होते हुए हम देख सकते हैं। आप कोई भी धर्म स्वीकारो, आप कोई भी धर्म पालन कर सकते हो। और चर्च रोमन चर्च को एज ए मेन चर्च इसमें घोषित किया गया और इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, इस ट्रीटी में बोला गया है। तो हम देख सकते हैं एक तरह लोगों को खुश करने की ये मंशा थी नेपोलियन की। उसके बाद जुडिशियल सिस्टम में हम देख सकते हैं पहले कूपन सिस्टम तो बंद हो गया था, पर नेपोलियन ने रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ओके, लॉ कोडिफाई कर दिए गए थे। CRPC, IPC जो हम अब यूज़ कर रहे हैं इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। और सेपरेट कोड का भी उसने गठन किया था, जैसे सिविल को सिविल को, क्रिमिनल को और कमर्शियल मैटर के लिए अलग अलग कोड का गठन नेपोलियन ने किया था, जिसको नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम आगे चलते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम है क्या, देखो ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम का एक बैकग्राउंड ऐसा है कि नेपोलियन ब्रिटेन को चाहता था, मतलब ब्रिटेन अपने राज्य में होना चाहिए, इसलिए उसने ब्रिटेन पे आक्रमण किया था और ब्रिटेन को वीक करने की कोशिश उसने की थी। तो ब्रिटेन की नेवी बहुत तगड़ी थी, इसलिए नेपोलियन की हार हुई थी इसमें। तो लगातार नेपोलियन का प्रयास था कि ब्रिटेन को इकोनॉमी वीक कर सके। तो उसने एक बर्लिन डिक्री बोल के साइन किया हुआ था यूरोपियन कंट्री में, जो ब्रिटेन से माल आता है यूरोप में, तो उसमें करप्ट करना चालू कर दिया। मतलब ब्रिटेन के प्रोडक्ट आप EU में नहीं खरीदेंगे, ऐसा उसने बोला था। ओके, मतलब ब्रिटेन को एक तरफ से तड़पा रहा था मनी के लिए, उसका ट्रेड बंद कर देना चाहिए था और पैतरे यूज़ कर रहा था। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे क्रबिंग ला रहा था, इकोनॉमी वीक करना था, जैसे ब्रिटेन वीक हो जाए और इस पर आक्रमण करके जीत लिया जाए, ऐसे नेपोलियन की मंशा थी। तो ये बर्लिन डिक्री में यूरोपियन में जो भी ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स आते थे उन पे वो अब ब्रिटेन यूरोप में यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पे फ्रांस के ही प्रोडक्ट यूज़ किए जाएंगे, ऐसा इस बर्लिन डिक्री में बोला गया था। तो फ्रांस उसके लिए इंडस्ट्री का भी गठन किया जाने वाला था, ये हमको देखने को मिलता है। उसके बाद में एक और ट्रीटी साइन करता है वो वार्सो ट्रीटी पर्शिया के साथ, जिसमें कहा गया था कि पर्शिया के जो बंदरगाह है वो ब्रिटेन के शिप के लिए अवेलेबल नहीं किए जाएंगे और जिससे ब्रिटेन को बहुत लॉस हो जाएगा। तो इससे ब्रिटेन को बहुत लॉस हो रहा था और डेली यूज़ के प्रोडक्ट और मटेरियल भी यूरोप में बंद हो गए थे। क्यों बंद हो गए थे? क्योंकि फ्रांस ने बोला था कि हम इंडस्ट्री बनाएंगे और वैसे प्रोडक्ट हम यूरोप में लाएंगे, ऐसा बोला था, पर ये उतना असरदार इंडस्ट्री नहीं साबित हो और लोगों की डिमांड को ये फुलफिल नहीं कर सकती थी। ओके, तो ब्रिटेन में इसके खिलाफ ने एक आइडिया निकाली और उसने अपने काउंसिल में एक ऑर्डर पास किया। ओके, तो इसके तहत क्या था, इस ऑर्डर में जो न्यूट्रल कंट्री के शिप यूरोप में जाते हैं अपना ट्रेड करने के लिए, तो उनको अलग से टैक्स ब्रिटेन को पे करना चाहिए था, क्योंकि अब ब्रिटेन इकोनॉमिक क्राइसिस में था। अब वो ऐसी चाल खेल रहा था कि अब जो न्यूट्रल कंट्री यूरोप में जो शिप जाते हैं वो अब ब्रिटेन में टैक्स दे के ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा ब्रिटेन ने चालू किया था, क्योंकि इकोनॉमी लॉस बहुत हो रहा था और इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए उसने ये स्टेप उठाया था। तो नेपोलियन और इटली में एक और डिक्री साइन होती है जिसको मिलान डिक्री बोलते हैं, जिससे इस डिक्री में ये बोला गया था अगर कोई शिप ब्रिटेन को टैक्स देती है तो उसको फ्रांस और इटली का एनिमी माना दिया जाएगा या घोषित दिया जाएगा और उसे आक्रमण किया जा सकता है आगे। तो इससे बहुत सारे देश को बहुत सी तकलीफ़ें होने लगी। इससे रशिया भी इस यूरोपियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम पे से बाहर जाता है। ओके, ये पुल आउट कर जाता है, देखो रशिया यूरोपियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम से, क्योंकि अब झगड़े होने लगे, फ्रांस और ब्रिटेन की खुन्नस बढ़ने लगी थी, तो इसलिए ये ट्रेड का प्रॉब्लम आ रहा था। मटेरियल बहुत डिमांड के मुताबिक नहीं आते थे, फ्रांस का भी इंडस्ट्री नहीं डेवलप था, इसलिए रशिया यहाँ से पुल आउट कर देता है कॉन्टिनेंटल सिस्टम में। तो इसका विरोध पोप ने भी किया था कि आप ऐसा क्यों कर सकते हो, आप ट्रेड पे, आप ब्रिटेन के ट्रेड पे आप ये क्यों निर्बंध क्यों ला रहे हो, ऐसा पोप ने भी कहा था। तो आगे जाके हमें देखने को मिलता है कि ये फोर्थ यूरोपियन कोalition सब मिल के
नेपोलियन को हारा देते हैं लेप्जिग एंड वाटरलू के, और इससे ही नेपोलियन का एंड होता है। सेंट हेलेना आइलैंड पे नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि नेपोलियन का डिक्लाइन में क्या क्या कौन कौन से हाथ थे, या नेपोलियन का डिक्लाइन कैसे हुआ था। तो फाउंडेशन बहुत वीक था, एम्पायर ग्रो कर रहा था, मिलिट्री एक ही टाइम पे सभी से युद्ध करती थी, एक ही समय पे 3-4 देशों से इसके वॉर चल रहे थे, तो इसका फाउंडेशन बहुत वीक हो गया था। ओके, रिवॉल्यूशन वैल्यूज़ को नेपोलियन भी इग्नोर किया गया था नेपोलियन के द्वारा, इसलिए आम जनता भी त्रस्त हो गई थी। ओके, नेपोटिज्म का एक मामला सामने आता है। स्पेन में हमने देखा था स्पेनिश अल्सर बोल के, वहाँ के किंग को हटा के अपने भाई को वहाँ पे किंग बनाया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, लिबर्टी का भी क्रबिंग नेपोलियन के द्वारा हो रहा था, जो अब नेपोलियन नेशनलिज्म का प्रतीक माना जाता था। अब लोगों को समझ में आ रहा था ये सब बिजनेस माइंडेड है और रूल करने के हेतु से ये सब नेपोलियन कर रहा था, और नेपोलियन बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, सामने वालों को बहुत कीमत नहीं देता था, अपनी बात ही सिद्ध करता था। तो ये थी सब नेपोलियन की बातें जो डिक्लाइन में नेपोलियन का ये हिस्सा बनी है। तो ये बर्लिन डिक्री, वॉर्सो डिक्री हमने देखा था, मिलान डिक्री भी हमने देखा है। ये ट्रेड पे निर्बंध कैसे लाए जा सके ब्रिटेन में, और उसको हमारे एम्पायर में शामिल कैसे किया जा सके, इसलिए ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम हमने देखा था। ब्रिटेन को प्रोडक्ट्स को यूरोप में परचेस नहीं किया जा सकता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये हमने एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमी रिफॉर्म सारे कुछ देख लिया है इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।